ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम जो कि आई है इंडिया के टूर पर और खेलेगी 3 वनडे मैचेस की सीरीज जो कि एक तरह से तैयारी है। अभी जो 30 सितंबर 2025 से ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है विमेंस का, इंडिया और श्रीलंका जिसको को होस्ट आपस में मिलकर के करेंगी, तो उसी की तैयारी के मद्देनजर जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी, जिसमें पहले 2 मुकाबले जो होंगे वो खेला जाएगा महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर न्यू चंडीगढ़ के उसी मैदान पर जिसमें आपने देखा था ये जो लास्ट वाला सीजन हुआ आईपीएल का, उसके कई सारे मैचेस खेले गए थे। तो वहां पर पिच कैसी देखने को मिली वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो पहला ओडीआई मैच है ये खेला जाएगा 14 सितंबर को दोपहर को 1:30 बजे से। भारत में है तो भारत के ही समय के हिसाब से तो एक डे नाइट वनडे मैच यहाँ पर खेला जाएगा पूरे 50 ओवर का, जिसमें विमेंस मैचेस में अगर आप जाकर के देखते होंगे रिसेंट टाइम में भी या कभी भी, तो जनरली जब वनडे मैचेस होते हैं तो कोई भी टीम जैसे ही टॉस जीती है वो पहले बैटिंग ही करना प्रेफर करती है, क्योंकि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ वेयर एंड टेयर आता है। 50 ओवर का लंबा गेम है तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग स्पिनर्स के सामने खास करके करना वो उतना आसान होता नहीं, और वो भी अगर इंडिया में मैच हो। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर में जहां पर यह मैच खेला जाएगा, जहां पर जनरली लाल मिट्टी की पिचेस देखने को मिलती है और आसमान पर आज बादल होने की भी काफी हद तक संभावनाएं हैं। और चूंकि वेदर फोरकास्ट हमको सजेस्ट कर रहा है कि क्लाउडी वेदर है, तो कोई भी टीम टॉस जीत करके उसी को देखते हुए पहले बैटिंग करना भी प्रेफर कर सकती है, क्योंकि आसमान पर ना सिर्फ बादल होंगे, बैटिंग नहीं बल्कि फील्डिंग करना प्रेफर करेगी, क्योंकि आसमान पर ना सिर्फ बादल होंगे बल्कि मैच के दौरान बारिश की भी संभावनाएं हैं। और ऐसे चांसेस अगर बनते हैं तो डकवर्थ लुईस का नियम भी प्ले में आता है, तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है उसको उसका फेवर भी होता है। लेकिन ओवरऑल जैसी पिचेस यहां पर देखने को मिलती है, शुरुआत में यहां पर तेज गेंदबाजों को यानी कि तेज गेंदबाजों को पहले पावर प्ले के 10 ओवर में नई गेंद से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ टीम पिच जो है बैटिंग के लिए और बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन सेकंड इनिंग में जाकर के स्पिनर्स यहां पर गेम में आएंगी। ये ओवरऑल इस पिच का लेखा जोखा होता है। चूंकि विमेंस क्रिकेट के अंदर यहां पर कोई पहला मैच होगा किसी भी फॉर्मेट में, तो निश्चित तौर पर हमको एक चीज जो होगी वो देखनी काफी जरूरी रहेगी टॉस के बाद, वो ये कि जैसा अभी वेदर फोरकास्ट आपको ने बताया क्या वैसा ही वेदर होने वाला है, वो निश्चित तौर पर आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद। बाकी पिच कैसी है उसकी पिक्चर भी शेयर करूंगा, और साथ ही साथ मेरी अपनी जो फाइनल 6 टीम बनेगी फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट खेलने के लिए, जिसमें ये भी आपको मैं बता दूंगा अभी इसी वीडियो के अंदर कि कौन कौन से प्लेयर कितनी कितनी टीमों में होने चाहिए, और अपनी मेरी जो फाइनल टीम बनेगी वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा ही, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या स्क्वाड अनाउंस किया गया है इंडियन टीम की तरफ से। अगर आप देखेंगे तो ये बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 दिखाई पड़ेगा, जहां पर रेणुका सिंह ठाकुर की भी वापसी हो रही है, और साथ ही साथ पहले तो यास्तिका भाटिया भी स्क्वाड में थी, लेकिन उनके जहां पर फिर रिप्लेसमेंट के तौर पर उमा छेत्री आई हैं जो कि पॉसिबली बेंच पर ही बैठेंगी। बाकी बेंच के नाम तो यहाँ पर आप देख ही पाएंगे, जिसमें क्रांति गौड़ भी है जिन्होंने डेब्यू बहुत ही शानदार किया था इंडिया के लिए। प्रतिज्ञा रावल स्मृति मंधाना ओपन करेंगे, इसके बाद हरलीन देवल, हरमनप्रीत कौर हैं, जिमाइमा है, ऋचा है, इसके बाद दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, श्रीचरणी और रेणुका सिंह तो हैं ही। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग कौन कौन करेगा, जहां पर यहाँ पे गलती से क्रांति गौड़ का नाम लिखा हुआ है। हालांकि एक चीज आपको मैं बता दूं कि या तो अरुंधति रेड्डी खेलेंगी या तो क्रांति गौड़ खेलेंगे, तो जो भी खेलेगा वो उसी जगह पर यानी कि पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग भी आपको करता दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आकर के करियर के आंकड़े देखें तो वो आपके सामने है कि वनडे क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल ओडीआई में यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स का क्या एक्सपीरियंस है, जिसमें अगर आप देखें तो स्मृति मंधाना के 105 मैच में 4588 रन है, 46 का जबरदस्त एवरेज है। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 45 है और सेकंड इनिंग का 59 है, यानी कि पहली इनिंग में तो बेहतर खेलती ही हैं, लेकिन चेज करने को मिल जाए तो ये विराट कोहली बन जाती हैं और बेहतर खेलती हैं। और उसमें प्रतिज्ञा रावल का जो 14 मैचों का भी छोटा सा करियर है उसी में इन्होंने जबरदस्त तरीके से इंप्रेस किया है। 703 रन बना करके 54 का धमाकेदार एवरेज है, 4 विकेटें भी हैं। पहली इनिंग में 51 तो सेकंड इनिंग में 64 का एवरेज है। अब किस इनिंग की बैटिंग में आप इनको हटाएंगे, लेकिन साथ ही साथ बाकी भी जो प्लेयर्स हैं ना उनका भी इनिंग के बेसिस पर बैटिंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं करियर के अंदर। और उसमें जो बॉलर्स हैं जैसे स्नेह राणा के 35 मैच 47 विकेटें हैं, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग करते हुए हर 47वीं गेंद पर इनको 1 विकेट मिली है ऑन एन एवरेज, लेकिन सेकंड इनिंग में केवल 33 गेंदें लगी हैं। और उसी में अगर आप देखेंगे क्रांति गौड़ जो छोटा 4 मैचों का करियर अभी तक है, 9 विकेटें जो उन्होंने निकाली हैं। पहले इनिंग का स्ट्राइक रेट भी 27 है तो सेकंड इनिंग का और भी बेहतर है 15, यानी कि दोनों इनिंग के कमाल की बॉलर हैं। लेकिन एक चीज कम से कम कॉमन इन दोनों को लेकर के है कि जहां पर आप इन दोनों को कप्तान बना सकते हैं स्नेह राणा या क्रांति गौड़ को, तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग ही है। हालांकि क्रांति गौड़ पहली इनिंग के लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन अगर खेलती हैं तो। बाकी श्रीचरणी है 8 मैच 9 विकेट, इनका भी स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए। रेणुका सिंह ठाकुर का और बाकी प्लेयर्स का देख लीजिए, तो एक्चुअली बैटर्स का तो काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको हिंट मिलेगा कि किसको किस इनिंग की बैटिंग में ना सिर्फ टीम में रखना है या बॉलिंग में ना सिर्फ टीम में रखना है, बल्कि आप कप्तान है वो कप्तान भी बना सकते हैं।
वो अगर आपने एक करियर डेटा ध्यान से देख लिया तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखने आए तो वो भी आपके सामने है, जहाँ पर स्मृति मंधाना ये फॉर्म में भी है, करियर भी धमाकेदार रहा है। हालांकि अगर आप पिछले कुछ 7-8 मैचेस देखेंगे ना तो कोई बहुत बड़ी पारी आई नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वनडे क्रिकेट ये डिफरेंट बॉल गेम है, टिक करके खेलेंगे, रन बनाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। प्रतिज्ञा रावल के साथ एक एडवांटेज है, इनकी बैटिंग तो है ही जो 50 के ऊपर के एवरेज से रन बनाती है, साथ ही साथ इनकी बॉलिंग। तो ये जो फैक्टर्स है ना, स्मृति मंदाना का जबरदस्त फॉर्म, करियर और उसके साथ साथ प्रतिज्ञा रावल का जो यूटिलिटी है, इन दो ऐसे प्लेयरों को अपनी टीम में आपको लेने को मजबूर कर देता है कि जब अपनी 6 टीमें बनाएंगे ना तो कम से कम 4-4 5-5 टीमों में ये तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आती है मिडिल ऑर्डर, जिसमें हरलीन देओल का फॉर्म देखेंगे तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर 45 रन है, यहाँ पर 43 रन है, यहाँ पर 100 नवाद की पारी है। फिर बीच बीच में देखेंगे तो फेलियर्स हैं, कुछ अच्छी पारियां हैं। उसमें हरमनप्रीत कौर को देखेंगे तो लास्ट मैच पर सेंचुरी है, लेकिन फिर यहाँ पर 3 मैचेस में कोई रन नहीं है। इवन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जाकर के एक हाफ सेंचुरी है। उसके बाद जेमाइमा की बात करेंगे तो कंपैरेटिवली ये भी उसी तरीके की कंसिस्टेंसी, यानी कि बहुत बेहतर तरीके से हर मैच पे तो रन बनाते दिखाई नहीं पड़ती। और इसी वजह से ये 3 ऐसी प्लेयर हैं, लेकिन इसी में हरमनप्रीत कौर एक ऐसी प्लेयर आ जाती है जो लास्ट मैच काफ़ी तगड़ी इनिंग खेल करके आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी आगे आप देखेंगे इनके आंकड़े हमेशा शानदार होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये वो तीसरी प्लेयर हो जाएंगी जो कम से कम 4 से 5 टीमों में आपकी जगह पाएंगी। लेकिन उसमें हरलीन देओल जो हैं और साथ ही साथ जेमाइमा रोड्रिग्स जो हैं वो 2-2 टीमों में आपकी होनी चाहिए रोटेट होकर के। और उसके बाद ऋचा घोष को भी उसी तरह से बाकी 2 टीमों में आप जगह दे सकते हैं। जैसे आप ये अज्यूम करें कि टॉप ऑर्डर शायद उतना कमाल कर ना पाए, फॉर्म तो निश्चित तौर पर इनका हमेशा से बेहतर रहा है। उसके बाद आती है दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरनी, रेणुका सिंह, या हो सकता है क्रांति गौड़ की जहाँ पर अरुंधति रेड्डी खेले तो वही। लेकिन क्रांति गौड़ का फॉर्म अगर आप देखें तो कमाल कर रहा है रिसेंट टाइम में। स्नेह राणा का फॉर्म देखेंगे तो एज ए बॉलर थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट टाइम में ज़्यादातर T20 इन्होंने खेले हैं। लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर ये बिल्कुल अलग बॉलर हैं, और स्पेसिफिकली इस तरीके की पिच पर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में, और उसमें भी सामने की टीमें जो कि लेफ्ट हैंडर्स हैं, जो आगे आप अभी देखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दीप्ति शर्मा, जो कि ना सिर्फ आपको अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग से जो कि कमाल का करती ही हैं, बैटिंग से भी पूरा रोल प्ले करते दिखाई पड़ती हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आती हैं श्री चरनी, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने अपने करियर की करी है। तो ना सिर्फ श्री चरनी और दीप्ति शर्मा, बल्कि आपको ने बताया ही था कि प्रतिज्ञा रावल और स्मृति मंदाना और इवन यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, ये 5 ऐसी ऑप्शन इस टीम के अंदर, इंडियन टीम के अंदर खास करके हैं, जो कि हमारे 4 से 5 टीमों में रहेंगी। बाकी आपको ने बता ही दिया था कि हरलीन देओल और जेमाइमा को आपको 2-2 टीमों में, और बाकी 2 टीमों में आपको ऋचा घोष को, मतलब जब आप अपनी 6 टीमें बनाएंगे ना तो ये तीनों में से 2 बैटर्स आपकी लगभग हर टीम में होनी चाहिए। उस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर स्नेह राणा है, क्रांति गौड़ है, और साथ ही साथ रेणुका सिंह ठाकुर भी। और अगर क्रांति गौड़ नहीं खेलती है तो अरुंधति रेड्डी होंगी। तो इनको भी उसी तरह से आपको अपनी 2-2 टीमों में रोटेट करके जगह देना है और अपनी टीम आपको बनानी है। हालांकि श्री चरनी की जगह पर निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा हो सकता है, अगर आप चाहें तो स्नेह राणा को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि बैटिंग वो उनका एक प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ आप चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद हेड टू हेड के आंकड़ा देख करके भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें देखेंगे तो स्मृति मंदाना का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग एवरेज 16 मैच में 38 का है। सेकेंड इनिंग में और बेहतर हो जाता है, तो यहाँ से भी एक हेल्प मिल जाती है। बाकी प्रतिज्ञा रावल तो खेली नहीं, लेकिन हरलीन देओल के आंकड़े आप देख लीजिए, 4 मैच केवल 70 रन है। लेकिन उसी में चाहे वो जेमाइमा के नंबर्स देख लीजिए, हरमनप्रीत कौर के नंबर्स देख लीजिए, धमाकेदार हैं। और इनिंग के हिसाब से देखेंगे तो जेमाइमा ने तो दोनों इनिंग में अच्छा काम किया है, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने पहली इनिंग में कहीं बेहतर किया है, सेकंड इनिंग में तो फ्लॉप ही होती है ये चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उसके बाद ऋचा घोष के आंकड़े भी काफी बेहतर दिखाई पड़ेंगे। दीप्ति के 14 मैच में 14 विकेटें भी हैं, 255 रन भी हैं। बॉलर्स ने कुछ खास कमाल या तो किया नहीं है, तो ज्यादा खेली नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि क्रांति गौड़ खेलती हैं तो वेल एंड गुड, बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन उसी में अरुंधति रेड्डी खेलती हैं, तो ये एक मैच खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वनडे में 4 विकेट ले चुकी हैं, स्लोअर वंस काफी अच्छा करती हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी एक अच्छी ट्रम्प रहेंगी। और उसके बाद वेन्यू पर तो कोई विमेंस मैच हुआ ही नहीं है, तो वेन्यू का तो कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं। और उसके बाद आगे बढ़ करके अगर आप वीकनेसेस टटोलने आए इंडियन बैटर्स की, स्पेसिफिकली जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को फेस करेंगे, तो प्लेयर बैटल देखें तो स्मृति मंदाना एक ऐसी प्लेयर रही है जो कि रिसेंट टाइम पर ऑफ स्पिन बॉलिंग वो इनको काफी ज्यादा परेशान करती रही है। इसलिए गार्डनर ने इनको, जो कि ऑफ स्पिनर है, 76 गेंद पर 68 रन देकर के 5 बार आउट किया है, तो वो इनको एक थ्रेट करेगा। और इवन मेगन स्टोक्स ने भी 4 बार आउट हालांकि किया जरूर है, लेकिन 25 के आसपास का एवरेज है। बाकी बॉलरों को इन्होंने काफी ठीक ठाक खेल दिया है। बाकी प्रतिज्ञा रावल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसती हैं, 6 बार आउट हो चुके 94 गेंद पर। तो एक बॉलर है, एक बैटर है जिनको ऑफ स्पिन बॉलिंग, एक बैटर है ओपनर जिनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग दिक्कत देती है। हरमनप्रीत कौर निश्चित तौर पर इनको कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग परेशान तो नहीं करती, लेकिन जॉर्जिया वेरेम के लेग स्पिन पर देखें तो बहुत सस्ते में 2 बार आउट हुए, 7 गेंद पर 5 रन बना करके। सदरलैंड ने भी इनको परेशान किया है।
मेगन सूट ने भी काफ़ी ठीक ठाक इनको परेशान किया है। बाकी हरलीन देओल को देखेंगे तो ये भी थोड़ा लेग स्पिन पर फंसती हैं। बाकी इवन एशले गार्डनर, सदरलैंड और एलाना किंग तीनों पर ही काफ़ी सस्ते में आउट हो चुके हैं, तो वो दो थोड़ी सी कमजोर कड़ी दिखाई पड़ती हैं। इवन जिमामा को भी देखेंगे तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर थोड़ा फंसती है, इवन ऑफ स्पिन पर भी, जिसमें एशले गार्डनर इनको 3 बार आउट कर चुकी हैं, एक बार किम गार्थ और एक बार सोफी मोलोन्यूस और एक बार मेगन सूट आउट कर चुकी हैं। दीप्ति शर्मा की बात करें तो ये तालिया मैग्रा पर 2 बार, जो कि शायद ही बॉलिंग करें, लेकिन बाकी इंडिविजुअल जो बॉलर्स हैं उनके खिलाफ इनके जो नंबर्स आप वो देख सकते हैं, और इवन रिचा घोष के भी नंबर्स देख करके समझ सकते हैं। तो ओवरऑल एक राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती है कभी भी किसी भी इंडियन टीम के खिलाफ। बाकी तेज गेंदबाजी तो बेहतर ऑप्शन होगा स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में, लेकिन ओवरऑल पूरे मैच के दौरान जो टाइप ऑफ 2 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपको मैंने बताए, जिसमें लेग स्पिनर्स की भी किसी बैटर्स को दिक्कत रही है, तो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन वो हमेशा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम में देखेंगे ना तो एशले गार्डनर और उसी में अगर आप देख लें तो नीचे जॉर्जिया वेयरहैम 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर हैं, और दोनों ऐसे खिलाड़ी जो बैटिंग भी बहुत शानदार कर लेती हैं। तो अगर ये दोनों प्लेइंग इलेवन के अंदर तो इनको आप मिस कर ही नहीं सकते। हालांकि ये चांस है कि शायद सोफी मोलोन्यूस को भी मौका मिल जाए खेलने का प्लेइंग इलेवन में, तो देखना पड़ेगा किसकी जगह पर खेलेंगी। बाकी ये पॉसिबल प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर मुझे दिखाई पड़ रही है, जिसमें पावर प्ले, डेथ ओवर की बॉलर्स का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद करियर के आंकड़े, जैसे आपने इंडियन प्लेयर्स का देखा था कि पूरा क्या एक्सपीरियंस है वनडे क्रिकेट का, इनिंग के बेसिस पर क्या इन्होंने कर रखा है अभी तक पूरे करियर में, वो जरूर इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और ध्यान से देखिए, और उसकी बेसिस पर अपनी हेल्प इस नंबर्स के बेसिस पर लीजिए कि जब अपनी टीमों में जो 6 बनेगी उसमें जो अभी आपको आगे मैं बताऊंगा ना कि इस प्लेयर को इस पर्टिकुलर प्लेयर को इतनी टीमों में रखना है, तो उसको प्रेफरेंस कहाँ ज़्यादा देना है वो इनिंग बेसिस पर एनालिसिस आप करियर का देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम एक ऐसी टीम होती है हमेशा से, जो कोई भी अगर आप उठा लें किसी भी तरीके का फॉर्मेट, आपको सारे के सारे प्लेयर्स फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। जैसे फीब लिसफील्ड की बात कर लें, हालांकि इनके 26, 35, 26 नाबाद, 29, 55 नाबाद, थोड़ी छोटी छोटी पारियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन टच में है, ये बात पक्के तौर पर है। एलिसा हेली तो अभी लास्ट मैच में ही सेंचुरी लगा करके आई है। एलिस पेरी अगर आप देखें तो ये भी बल्ले और गेंद दोनों से परफॉर्म करती हैं। बेथ मुनी जरूर एक ऐसी प्लेयर है इस टीम के अंदर जो रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा कुछ खास कमाल कर नहीं पाई हैं, और उसी में आते हैं सदरलैंड की तरफ, तो ऑलराउंडर ही है, बॉलिंग करते हुए 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, इस तरीके की परफॉर्मेंस है। बल्ले से भी रन बना करके देती हैं। अगर उसमें बात करें इसलिए गार्डनर को इंक्लूड कर दें, जॉर्जिया वेयरहैम को इंक्लूड कर दें, तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इन दोनों की बॉलिंग तो जरूरी है, बैटिंग से भी इनका जो रोल होता है वो काफी इनको इंपॉर्टेंट बना देगा। हालांकि उसमें तालिया में अगर आपको इंक्लूड करें ना तो जब ये बॉलिंग करती हैं तो कमाल तो करती हैं, हालांकि बहुत कंसिस्टेंट है नहीं, बैटिंग भी कुछ खास नंबर्स इनके देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे है, और उसमें एलाना किंग को देखेंगे तो ये जबरदस्त फॉर्म में है जब बॉलर, और उसके बाद किम गार्थ को देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक फॉर्म में है, बैटिंग भी कर लेती हैं, और उसमें मेगन सूट तो वो तो एक ऐसी बॉलर है ना कि वनडे क्रिकेट है और पहली इनिंग की बॉलिंग है, तो आप इनको इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो ये जो स्टार मार्क किए हुए कुछ प्लेयर्स है, जैसे एलाना किंग हो गई, मेगन सूट हो गई, हालांकि एलाना किंग के जहां पर जॉर्जिया वेयरहैम को भी आप उसी तरह से सोच सकते हैं, एशले गार्डनर हो गए, सदरलैंड हो गई, और एलिस पेरी हो गई, जिसमें एलिस पेरी, सदरलैंड और जॉर्जिया वेयरहैम तो 3 ऐसी प्लेयर है जो बैटिंग से भी अपना पूरा रोल प्ले करके देंगी, इवन एनावे सदरलैंड भी। तो जो ऑलराउंडर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एशले गार्डनर, सदरलैंड और एलिस पेरी, ये 3 तो ऐसे प्लेयर है जो कि कम से कम 5 टीमों में आपकी होने चाहिए, जो आपकी 6 टीम बनेगी। और उसके अलावा जॉर्जिया वेयरहैम और एलाना किंग 2 ऐसे लेग स्पिनर इस टीम के अंदर हैं, जिसमें जॉर्जिया वेयरहैम को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन एलाना किंग के साथ ये एक प्लस पॉइंट होता है कि उनके लगभग तय होते हैं पूरे 10 ओवर। तो इन दोनों को आप 3-3 टीमों में रोटेट कर सकते हैं, और मेगन सूट तो 4 से 5 टीमों में होनी ही चाहिए, बाकी 2 से 3 टीमों में आप यहाँ पर रख सकते हैं किम गार्थ को, और उसी में जो इनकी ओपनर्स हैं, एलिसा हेली हो गई, फीब लिसफील्ड हो गई, उसमें से एलिसा हेली मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन होंगी जिनको आपको 4 से 5 टीमों में रखना है, और बाकी बेथ मुनी और फीब लिसफील्ड के बीच में आपको रोटेशन करना है 2-2 टीमों में। तो इस तरह से आपको टीम आज के इस मैच की बनानी है, और जैसा कि आपने देखा कि एक वहां पर तालिया मैग्रा है, एक बेथ मुनी है, वही और कुछ हद तक फीब लिसफील्ड को भी आप कह सकते हैं कि ये 3 ऐसे प्लेयर है जो कि उतने बेहतर फॉर्म में नहीं है, लेकिन बाकी जो 8 प्लेयर हैं वो तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़ती हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़ा देख लीजिए, चाहे वो फीब लिसफील्ड हो जो कि इंडिया के खिलाफ बहुत ही कमाल खेलती हैं, 6 मैच पर 380 रन है, 63 का एवरेज है, दोनों इनिंग में बैटिंग एवरेज 50+ है, और वहीं पर देख लीजिए एलिसा हेली के नंबर्स और इवन एलिस पेरी के नंबर्स 45 के ऊपर का एवरेज है लगभग सभी का, और उसमें बेथ मुनी भी 47 के एवरेज रखती हैं। सदरलैंड के 7 मैच 168 रन है, सेंचुरी भी है, 15 विकेटें हैं, और उसके अलावा एशले गार्डनर के नंबर्स। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थोड़े से नंबर्स आपको तालिया मैग्रा के खराब दिखाई पड़ेंगे, और कुछ हद तक किम गार्थ के। तो तालिया मैग्रा और किम गार्थ को हटा दीजिए, बाकी सभी प्लेयरों के नंबर्स वनडे क्रिकेट पे इतने कमाल के हैं कि आप कैसे ही किसी को इग्नोर करेंगे। हालांकि पीछे आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं कि किसको कितनी टीमों में रखना है, बाकी वेन्यू का तो कोई डेटा आपको देखने को
को मिलेगा नहीं। उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल देखेंगे तो फी ब्लिचफील्ड एक ऐसी प्लेयर रही हैं जो कि अभी आपने देखा पीछे कि क्या कमाल का एवरेजिंग है इंडिया के खिलाफ, और इसी वजह से देखेंगे तो ज़्यादातर इन्होंने बॉलर को काफ़ी अच्छा खेला है। स्नेह राणा और रणनीति रेड्डी पर सस्ते में आउट हुई हैं, और उसके बाद एलिसा हेली भी स्नेह राणा और रेणुका सिंह पर एक बार आउट हुई जरूर हैं, लेकिन ठीक ठाक रन बना करके। और उसी का असर जो हेड टू हेड के नंबर्स आपने कमाल के देखे ना, उसका असर आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा कि कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स हैं जो कि परेशान करती रही हैं अपनी इन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ इन लोगों को रही नहीं है, जिसमें चाहे आप सदरलैंड की बात करें, एशले गार्डनर की बात करें, चाहे तालिया मैकग्रा की। तो एक कॉमन चीज़ यहाँ पर भी होती है कि थोड़ी सी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग वो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को थोड़ा बहुत परेशान करती रही हैं। और उसके बाद अगर आप जब टीम बना लेंगे 6 जो आपको मैंने सजेस्ट किया पीछे उस तरह से, तो देखेंगे एशले गार्डनर और स्मृति मंदाना सबसे एक कप्तान और वाइस कप्तान के तौर पर कॉमन ऑप्शन है, लेकिन इसी में बाकी 3 ऑप्शन सदरलैंड है, दीप्ति शर्मा और एलिस पेरी हैं, जिनको आप रोटेट करके अलग अलग टीमों में कप्तान बना सकते हैं। बाकी जो भी मेरी आज के इस मैच की फाइनल 6 टीम बनेगी और जो वेदर अपडेट होगा, पिच के बारे में जो अपडेट्स होंगे टॉस के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा टॉस के बाद, और फाइनल 6 टीम भी वहीं पर दूंगा। तो जाकर के लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि उससे भी बेहतर है कि पूरा वीडियो देख करके खुद से टीम बनाइए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।